नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सामाजिक तथा धार्मिक नेताओं द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे किया गया। उसमें खास तौर से कुछ सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान दी हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जब हम यूजीसी नेट के पेपर को देख रहे थे सन 2023 में अभी जो पेपर हुए हैं, तो उसमें इन संस्थाओं से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम इस पर विस्तार से आप सभी से चर्चा करें। ये लेक्चर न सिर्फ यूजीसी नेट की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि आप हिंदी विषय से अगर एकेडमिक दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहली जो सामाजिक रूप से संस्था रही है उसका नाम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज देखा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक, राजनीतिक जागृति के प्रवर्तक सूत्रधार राजा राम मोहन राय ने सन 1828 ईस्वी में स्थापना की थी। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इस संस्था का लक्ष्य ईसाई धर्म प्रचारकों एवं यूरोपीय सभ्यता के मोहक आकर्षण से भारतीयों को अविचलित रखना था। यह संस्था एकेश्वरवाद में विश्वास करती थी और मूर्ति पूजा की विरोधी थी। इस संस्था ने भारतीयों में जागरण लाने एवं स्त्रियों को सामाजिक समानता दिलाने के लिए सफल प्रयत्न किए। राजा राम मोहन राय ने जनता में राष्ट्रीय चेतना को गतिशील किया और राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा होने पर बल दिया। हिंदी को इस पद के लिए सर्वथा उपयुक्त बतलाया। इसी कारण उन्होंने अपनी अधिकांश पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी में ही कराया। इसमें आपने सुना होगा कि इन्होंने कई गुटके का भी प्रकाशन करवाया। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। राजा राम मोहन राय की जब चर्चा की जाती है तो उसी समय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने भी हिंदी के पुस्तकों के प्रकाशन में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है कि ब्रह्म समाज ने हिंदी के विकास में अपना क्या योगदान दिया, तो पहले से इसके प्रकाशन वर्ष को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं पेपर में देख रहा था तो इन संस्थाओं के आधार पर सवाल पूछा जा रहा था कि पहले से बाद के अनुक्रम में बताइए। इस तरीके से सवाल पूछा गया है। तो प्रकाशन वर्ष, आप किसने इसकी स्थापना की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसको आप ध्यान में रखिए। बाकी आगे चर्चा करेंगे कि जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने सन 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक साप्ताहिक पत्र निकाला, जिसमें कुछ पृष्ठ हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और फारसी में रहते थे। राजा राम मोहन राय ने के अलावा इस संस्था से जुड़े हुए थे केशव चंद्र सेन, राजता नारायण बोस, भूदेव मुखर्जी, नवीन चंद्र राय आदि ने भी काफी हिंदी की सेवा की। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना विश्वविख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा और हिंदी को अपने प्रवचन की भाषा बनाया। यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथ से सवाल पूछ लिया जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा या फिर किस भाषा में लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक तथ्य आपको दिखाई पड़ा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो भी सत्यार्थ प्रकाश नाम से किताब लिखी, पुस्तक लिखी हिंदी भाषा में, उसकी प्रेरणा स्रोत कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछा जाए। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि नवीन चंद्र राय ने पंजाब में हिंदी के माध्यम से समाज के विचारों का प्रचार प्रसार किया और लाहौर में से ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न सिर्फ ब्रह्म समाज बल्कि उससे जुड़े हुए तमाम ऐसे लोग थे उसके समकालीन, जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काफी काम किया और यही आपकी परीक्षाओं में सवाल के रूप में आ जाते हैं। खासतौर से आप दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय
और नवीन चंद्र राय, इन तीनों को जरूर ध्यान में रखिए, यहाँ से सवाल प्रायः बनते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार प्रसार किसने किया, या फिर हिंदी क्षेत्र से बाहर रहकर किसने प्रचार प्रसार किया। तो नवीन चंद्र राय का नाम आएगा। उनकी जो पत्रिका रही, मैगजीन रही, उसका नाम है ज्ञान प्रदायिनी। 19वीं शताब्दी में हुए हिंदी उर्दू विवाद में उन्होंने हिंदी का समर्थन किया, यानी कि जो नवीन चंद्र राय थे इन्होंने हिंदी का समर्थन किया। भूदेव मुखर्जी ने बिहार की अदालतों में हिंदी के प्रवेश और पाठ्य पुस्तक को प्रचलित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाम से लग रहा है कि ये हैं पश्चिम बंगाल के, लेकिन इन्होंने बिहार के अदालतों में हिंदी के प्रवेश को कराने में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो ये तो हो गया ब्रह्म समाज का। अब बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्यों में ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, हिंदू समाज तथा धर्म में प्रचलित विविध रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुरीतियों के खिलाफ जनमानस को जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आर्य समाज पहली संस्था है जिसने अखिल भारतीय स्तर पर स्वभाषा, स्वदेश, स्वधर्म, स्वराज के लिए आंदोलन की पहल की। इसको आपको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना है कि आर्य समाज न सिर्फ हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया, बल्कि इसका एक लक्ष्य ही था कि स्वभाषा हो, अपना स्वदेश हो, स्वधर्म हो और स्वराज्य हो, सब में स्व स्व शब्द लगा हुआ है। उन्होंने अपने विचारों को पूरे देश में पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा को चुना। दयानंद सरस्वती, हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा कहा और आर्य समाज के 28 नियमों में से 5वें नियमानुसार प्रत्येक आर्य समाजी को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। जो हम भारतीय आर्य भाषाएं बार बार पढ़ते हैं भाषा विज्ञान में, आप देख रहे हैं कि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को माध्यम बनाया और उन्होंने इसे आर्य भाषा नाम दिया। और आर्य भाषा सिर्फ नाम नहीं दिया, बल्कि जो आर्य समाज के 28 नियम होते हैं उसमें 5वें नियम अनुसार उन्होंने कहा कि जो भी आर्य समाजी होगा, यानी आर्य समाज को मानने वाला होगा, वो हिंदी पढ़ेगा, वो हिंदी पढ़ेगा जरूर, अनिवार्य रूप से। स्वामी जी के अपने भाषणों, अधिवेशनों के उद्घाटन, भाषण, सिद्धांतों के खंडन मंडन, ग्रंथ लेखन और प्रचार साहित्य, पारस्परिक वार्तालाप हिंदी भाषा में किया जाता था। तो कितना झुकाव रहा है दयानंद सरस्वती का हिंदी के प्रति, उसे आप भली भांति देख लिए होंगे। आगे बात करें इसी में, तो साप्ताहिक सत्संग, वार्षिक अधिवेशनों में भी केवल हिंदी का उपयोग किया जाता था। गुजराती भाषा भाषी स्वामी जी ने जहां स्वयं अपने लेखन भाषण में हिंदी का प्रयोग किया, वहां आर्य दर्पण आदि का प्रकाशन करवाकर हिंदी प्रचार को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर एक दूसरा आप देख रहे हैं कि ग्रंथ आर्य दर्पण, इसके पहले हम सत्यार्थ प्रकाश नाम से भी देख रहे थे, और यहाँ पर आर्य दर्पण भी। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का हिंदी के प्रति कितना झुकाव था, लगाव था, कि वो गुजराती होते हुए भी हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। अगली संस्था के बारे में बात करें तो उसका नाम है प्रार्थना समाज, जो कि 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद राणा देव के नेतृत्व में स्थापित की गई। और जब हम देवनागरी के मानकीकरण की चर्चा कर रहे थे तो गोविंद राणा डे का नाम आया हुआ था। 1867 में उन्होंने इस काम को करना शुरू किया। यह संस्था एक सामाजिक तथा धार्मिक उद्देश्य को दूर करने के प्रयत्न से बनाई गई थी। दूसरी ओर शिक्षा, विधवा विवाह आदि के पक्ष में भी ये कुछ काम कर रही थी। तो प्रार्थना समाज, जो कि सामाजिक और साहित्यिक दोनों दृष्टिकोणों से अपना काम ये संस्था कर रही थी। इस संस्था का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित रहा, ज्यादा इसका फैलाव नहीं हो पाया। संस्था अपने साप्ताहिक प्रवचन में हिंदी का थोड़ा बहुत प्रयोग करती थी। संस्था के नेता महादेव गोविंद रानाडे के विचारों ने उस युग के हिंदी साहित्य को प्रभावित किया था। तो ये प्रार्थना समाज का एक छोटा सा रोल आप देख रहे हैं हिंदी के प्रचार प्रसार में या फिर विकास में। अगली संस्था है जिसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस संस्था की स्थापना भी 1875 ईस्वी में मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट
ने अमेरिका में की थी, लेकिन इस संस्था का ज़्यादातर प्रचार प्रसार किया एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो संस्था के मूल में भारतीय धर्म दर्शन का अध्ययन और प्रसार करना था। 1875 में जो मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट बंबई आए और यहाँ पर उन्होंने एक कार्यालय खोला। वैसे इन लोगों का संबंध देखिए अमेरिका से बताया जा रहा है। ठीक है, सन 1885 में उन्होंने अड्यार मद्रास में एक स्थान पर अपना अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय भी स्थापित किया और राष्ट्रीय कार्यालय बनारस में स्थापित किया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो अमेरिका से निकली और धीरे धीरे बंबई पहुंची, इसके बाद मद्रास भी पहुंची और फिर बनारस तक भी पहुंच गई। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1893 से अपने विचारों का प्रचार प्रारंभ किया। इनके विचार ब्रह्म समाज के समानांतर माने जाते हैं। सोसाइटी ने अनेक शिक्षण संस्थाओं जैसे काशी में सेंट्रल हाई स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल, हिंदू कन्या शाला स्थापित की है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो CHS का बार बार फॉर्म भरते हैं, वो सभी किसने स्थापित किया? एनी बेसेंट ने। इन सभी संस्थाओं में भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं पर जोर दिया गया। इससे हिंदी को काफी फायदा हुआ, लाभ हुआ। एनी बेसेंट सन 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष रही और 1915 से लेकर 25 तक इन्होंने राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए गांधी जी के साथ दक्षिण के दौरे पर भी गई हुई थी, जब उधर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा इत्यादि अभी गठित हो रहा था। अपने अंग्रेजी पत्र न्यू इंडिया में वे हिंदी लेखों का भी प्रकाशन किया करती थी। आज भी आप अगर मैगजीन देखते हैं तो कई मैगजीन जो होती हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में भी लिखी जाती हैं। तो न्यू इंडिया नाम से ही लग रहा है कि अंग्रेजी में निकलती रही होगी, लेकिन हिंदी में भी जो लेख लोग भेजते थे उसको एनी बेसेंट बहुत ही सहजतः लिखने की, छापने की कोशिश करती थी। सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के प्रति संकल्पबद्ध कुछ और भी संस्थाएं हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 1897 में हुई और इसका संबंध किसे है? विवेकानंद से। ऊपर हमने दयानंद के बारे में बात की, नीचे विवेकानंद। इनके अलावा राधा स्वामी संप्रदाय और सनातन धर्म समाज ने भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो संस्थाओं से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो स्थापना वर्ष को ध्यान में रखते हुए, चाहे विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए। उम्मीद है कि आपकी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, तथ्यात्मक रूप से भी और सब्जेक्टिव रूप में भी। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये प्रयास हमारा आप सभी के लिए कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।